हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज जो है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। और प्यारे बच्चों, पूरा क्लास 12 का ज्योग्राफी में जितने भी 2009 से लेकर 24 तक जो प्रश्न पूछे गए हैं बिहार बोर्ड के द्वारा, आज सारे के सारे क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी सारे प्यारे बच्चे एक बार क्लास में जुड़ जाएं ताकि क्लास को शुरू किया जाए। यह क्लास प्यारे बच्चों आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं या फिर आप किसी भी राज्य के छात्र हैं, आप 12वीं की परीक्षा देने वाले हैं, तो प्यारे बच्चों ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आपको पता चलेगा किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे। जल्दी जल्दी सभी प्यारे बच्चे एक बार क्लास में जुड़ जाएं। और सभी प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग बाबू, स्वागत है आप सभी का। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, विनती है कि चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि प्यारे बच्चे सुबह और शाम जो भी क्लासेस आपका लाइव चलता है उस क्लासेस का लाभ आप तक पहुंचता रहे। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, जो भी कुछ पढ़ा रहे हैं ये बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए चीजें चल रही है, तो इसका पीडीएफ आप लोग लेते रहिएगा। आप लोगों से विनती है, सारे के सारे पीडीएफ निःशुल्क है प्यारे बच्चों, जो कि आपके तैयारी में आपका बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। ठीक है, और अच्छा लगे तो सेशन को शेयर और लाइक भी करना। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन प्यारे बच्चों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अच्छा लगे तो थोड़ा सा सेशन को शेयर भी करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आज के बहुत ही महत्वपूर्ण है, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। यह क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका 2009 में, 2011 में और आपका 13 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन सा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। प्यारे बच्चों, हम जब आपको सामाजिक भूगोल पढ़ाए थे तो हम आपको बताए थे कि सामाजिक भूगोल में प्यारे बच्चे जो है संपूर्ण चीजें आता है, चाहे हम बात कर ले सांस्कृतिक भूगोल की, चाहे हम बात कर ले सैन्य भूगोल की, चाहे हम बात कर ले लिंग भूगोल की, लेकिन सर चिकित्सा भूगोल जो है यह नहीं आता है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, चिकित्सा भूगोल आपका राइट आंसर होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। कहता है मेरे शेर, मानव भूगोल का जनक जो है यह किसे कहा गया है। और ये भी आपको हम जो है क्लास में पढ़ा चुके हैं। स्ट्रेबो होंगे, टॉलमी होंगे, केल या फिर प्यारे बच्चों आपका रेड जेल। सारे बच्चे उत्तर करिएगा जल्दी जल्दी। ठीक है, गुड इवनिंग बाबू, सभी का स्वागत है, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर अगर सेकंड की, तो ध्यान दीजिएगा मानव भूगोल का जनक प्यारे बच्चे किसे कहा गया है, तो सर जी यह रेड जेल महोदय को कहा गया है। नाम ना याद रहे तो समझ लीजिएगा जेल। ठीक है, लास्ट में जो आप लोग जेल है ना उसको याद रखिएगा, आपको याद रहेगा मानव भूगोल तो जेल अर्थात रेड जेल। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है, आपको बताना है। और ये 2015 में, 19 में, 21 में लगातार पूछा गया है। विवाह, शिक्षा, काम और रोजगार या फिर व्यवसाय। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जो हमारे देश में पुरुषों का क्या हो रहा है, प्रवास हो रहा है, या किस कारण से हो रहा है सर, तो सर यहाँ पे काम की कमी है और रोजगार की कमी है प्यारे बच्चों। इसलिए जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाकर अपनी जीवन यापन करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलेंगे निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र संगहन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। प्यारे बच्चों, संगहन का मतलब होता है कंजेस्टेड एरिया, भीड़ भाड़ वाला एरिया। ठीक है, तो कहेंगे सर जी संगहन जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है ना, यह मेरे प्यारे कौन सा है, तो दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया क्या है सर, तो यह आपका संगहन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या संगठन का एक अंग नहीं है। तो प्यारे बच्चों, जनसंख्या का घनत्व होगा आयु संरचना, लिंग संरचना या फिर साक्षरता। क्या लगता है आपको, जल्दी से बताना है, जनसंख्या संगठन का इनमें से कौन सा अंग नहीं है। तो सर ये जनसंख्या घनत्व जो है यह आपका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे, याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है सबसे कम है। प्यारे बच्चों, सबसे कम पूछा गया है ओशेनिया में, उत्तरी अमेरिका में, या फिर आपका लैटिन अमेरिका, या फिर आपका यूरोप में। क्या लगता है बच्चों, जल्दी से बताना। ठीक है, जल्दी जल्दी सारे बच्चे बताएंगे। नहीं तो गुड इवनिंग बाबू, स्वागत है आपका। चलिए ठीक है, आज जो है बच्चों की संख्या थोड़ा सा कम है प्यारे बच्चों, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा तो अच्छा होगा, ताकि बच्चे अपने आप क्लास में जुड़ जाएं। ठीक है बाबू, देखो यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है मेरे प्यारे, तो कहता सर जी क्षेत्र पूछा है, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है सबसे कम वाला। तो मेरे लाडलो याद रखेंगे, यह आपका होगा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में सर जी ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है यह सबसे कम है बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, चलेंगे मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि जो है यह सबसे उच्चतम है, बता दो जल्दी से। नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड या फिर स्विट्जरलैंड, एकदम जल्दी से बता दो। ये क्वेश्चन आपको जो है लगातार पूछ लिया है 19 में भी और 20 में भी।
ठीक है, जल्दी जल्दी सारे बच्चे उत्तर करेंगे। तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा, मानव विकास सूचकांक जो है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो उच्च कोटि वाला है यह कौन है सर? तो नॉर्वे है। और प्यारे बच्चे जब हम आपको क्लास में ज्योग्राफी पढ़ाए थे वहां पे हम बहुत डिटेल में आपको बताए हैं मानव विकास सूचकांक जो है इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई और इसका तरीका क्या होता है। ठीक है, वर्तमान में कौन कौन से देश इसमें शामिल है ये सारी बात आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन 8 देखो प्यारे बच्चों क्या कहता है। कहता है डॉक्टर महबूल उल हक मूल निवासी थे कहां के? भारत के, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान या फिर आपका इराक के? सारे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको पढ़ाए गए हैं, जल्दी से लगा दो। तो कहेंगे सर ये डॉक्टर महबूल उल हक जो है प्यारे लाडलो यह आपका कहां के रहने वाले थे? तो सर पाकिस्तान के। सर यह महबूल उल हक जो है यह पेशे से क्या थे? तो मेरे लाडलो याद रखिएगा यह पेशे से आपका अर्थशास्त्री थे। क्या थे सर? अर्थशास्त्री थे। और मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि पहली बार जो मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट जो है ना पहली बार इन्हीं के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये भी क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है? गन्ना, कॉफी, मक्का या फिर प्यारे बच्चों चुकंदर? इनमें से खाद्य फसल क्या है? जल्दी जल्दी उत्तर करेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है, खाद्य फसल प्यारे बच्चों इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइएगा सारे बच्चे। ठीक है, चलिए बहुत खूबसूरत। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। एक बार बाबू जल्दी से बता दो सारे बच्चे। ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत चल। चलो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें ना तो प्यारे बच्चों मक्का क्या है बाबू? मक्का, तो सर जी मक्का जो है ये खाद्य फसल है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे जितने भी बच्चे विकल्प सी का चयन किए हैं आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? अरे क्वेश्चन तो आपको आंसर यहां दिख गया, चलो कोई बात नहीं। देखो तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका सीमांत भूमि। सीमांत भूमि जो है सर यह आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान दो यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? आधारभूत उद्योग, कुटीर उद्योग, स्वच्छंद उद्योग या फिर लघु उद्योग? प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा उद्योग जो है या दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? तो सर जी यह आपका हो जाएगा आधारभूत उद्योग। क्या होगा बाबू? आधारभूत उद्योग जो होता है या दूसरे उद्योग के लिए क्या करता है? तो कच्चा माल को तैयार करता है, निर्माण करता है बच्चों। ठीक है, चलिएगा निम्नलिखित में से कौन जो है औद्योगिक अवस्थाओं का प्रमुख कारण नहीं है? तो बाजार या फिर पूंजी या फिर जनसंख्या घनत्व या फिर आपका ऊर्जा? क्या लगता है बच्चों? ठीक है, क्या लगता है सारे बच्चे? प्रश्न नंबर 13 का बताएंगे तो कहेंगे सर जी पूंजी। पूंजी क्या है बाबू? तो पूंजी जो है यह आपका औद्योगिक अव्यवस्था का कारण जो है या नहीं है। अगर किसी के पास पूंजी होगा तो जाहिर सी बात है कि उद्योग के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में और ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो आपका विकल्प यहाँ पे भी करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चे। चलेंगे, देखो क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बाबू यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन जो है तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है? खेती, बाजार या फिर बुनाई या फिर आपका आखेटक? जल्दी से लगा दो जल्दी से। क्या लगता है मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे तृतीय आर्थिक जो क्रियाकलाप है इनमें से कौन सा है? जल्दी से सभी प्यारे बच्चे उत्तर करना। ठीक है, सारे बच्चे उत्तर करेंगे जल्दी जल्दी। चलिए तो बाबू अगर हम लोग बात करना चाहें क्वेश्चन नंबर 14 की, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा? आपका व्यापार। व्यापार जो है सर यह आपका तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। और मेरे प्यारे यह आपका देखो लगातार 3 साल लगातार पूछ दिया है, 19 में, 20 में, 21 में लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन रिपीट होते हैं इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं मानना है कि जो पिछले साल क्वेश्चन आ गया है वो आपके एग्जाम में इस बार नहीं आएगा। ये मन में जो है भावना बिल्कुल मत रखिएगा। ठीक है, देखो निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन जो है आपका ओपेक का सदस्य है? जल्दी से बता दो। चिली है, पेरू है, ब्राजील या फिर वेनेजुएला है? क्या होगा? तो कहेंगे सर इसका राइट आंसर होगा आपका क्या? तो मेरे प्यारे आपका वेनेजुएला। वेनेजुएला जो है सर यह आपका ओपेक का सदस्य है। और ओपेक का बारे में जो है हम इससे पहले वाले क्लास जो आपको हुआ था ना ज्योग्राफी का उसमें बताए हैं। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछले क्लास को देखिएगा, चैप्टर नंबर 2 में बहुत विस्तार से इसके बारे में जिक्र मिलेगा आप लोगों को। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व जो है व्यक्ति के पास ही रह जाता है? समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित या फिर इनमें कोई नहीं? तो प्यारे बच्चे अगर आप लोगों से पूछा जाए तो याद रखिएगा जो
उत्पादन का स्वामित्व व्यक्ति के पास रहता है, ये कौन सी अर्थव्यवस्था में? तो प्यारे बच्चे पूंजीवाद। ठीक है, पूंजीवाद जो होता है सर होता क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों पूंजीवाद का मतलब होता है ना कि एक प्रकार से आज के समय में अगर आपको समझाना चाहें तो जस्ट लाइक बिजनेस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप बिजनेस करते हो तो आप जो बिजनेस करोगे, आप जितने उसमें इन्वेस्ट करोगे उसका फायदा कौन लेगा? तो आप ही लोगे ना। ठीक है, तो ये हो गया पूंजीवाद। लेकिन साम्यवाद की बात की जाए प्यारे बच्चों, तो साम्यवाद के अंतर्गत आता है कि आप अपने मेहनत के आधार पर पैसा लोगे, लेकिन ये पैसा डिसाइड कौन करेगा सर? तो आपका सरकार करेगी। ठीक है, और मिश्रित तो आपको पता ही है कि दोनों मिलाकर चलता है। भारत की जो अर्थव्यवस्था प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कहेंगे सर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है ट्रांस महाद्वीप स्टुअर्ड महामार्ग जोड़ता है, कहां किसको जोड़ता है? बैकवर्ड को सेंट जॉन से, या फिर चेंगडू को हलासा से, या फिर एमोन को आपका, या फिर आपका डार्विन को मेलबर्न से, किससे जोड़ता है? तो कहेंगे सर ट्रांस जो आपका हिमालय है प्यारे बच्चों, यह हिमालय किसको जोड़ता है? तो आपका डार्विन को मेलबर्न से जोड़ता है प्यारे बच्चों। विकल्प डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट यहाँ पे, दो देशों के मध्य जो है व्यापार क्या कहलाता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार, बाह्य व्यापार, स्थानीय व्यापार, या फिर आपका अंतरदेशीय व्यापार क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा दो देशों के बीच जो व्यापार है सर, इसको हम लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहेंगे सर। क्या कहेंगे बच्चों? दो देशों के बीच कोई भी व्यापार हो रहा है, चाहे आप भारत पाकिस्तान की बात की जाए, भारत नेपाल की बात की जाए, भारत अमेरिका की बात की जाए, किसी भी देश की बात की जाए प्यारे बच्चों, अगर दो देश बीच में है और उसके साथ वस्तुओं का लेन देन हो रहा है, मतलब सर जी यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो रहा है। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों अंतरदेशीय व्यापार क्या होता है? अंतरदेशीय व्यापार क्या होता है इसको समझिएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका भारत है, ठीक है, यहाँ पे आपका बिहार है, यहाँ पे आपका यूपी है। मान के चले कोई वस्तु यूपी से बिहार आ रहा है और कोई वस्तु बिहार से यूपी जा रहा है, तो सर इसी को हम लोग अंतरदेशीय व्यापार कहेंगे। याद रहेगा ना दोनों? चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों, चलो कोई बात नहीं, देखो निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है? ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, या फिर आपका अफ्रीका? तो सर कहेंगे आपका यूरोप। प्यारे बच्चों यूरोप जो है ना, ये पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में क्या है? तो सर्वाधिक आपका व्यापार का यहाँ पे जो है असर दिखता है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे प्यारे बच्चों कि जब आप लोग इतिहास पढ़ते हैं तो यूरोप से ही सारे के सारे लोग क्या आते हैं? भारत आते हैं व्यापार करने के लिए। चाहे हम पुर्तगाल की बात कर ले, चाहे हम ब्रिटेन की बात कर ले, चाहे हम स्पेन की बात कर ले, किसी भी आप, तो ये सारे कहां के थे? सारे यूरोप के रहने वाले थे। ठीक है बच्चों, चलिएगा क्वेश्चन कहता है कि विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं? नौसेना पतन, तेल पतन, विस्तृत पतन, या फिर औद्योगिक पतन? जल्दी से बताइएगा सारे बच्चे। ठीक है, हाँ एमडी सामंत, बिल्कुल बाबू, जिसमें दो आपका स्टेट, सिटी नहीं, वो सिटी नहीं होगा, स्टेट होगा। ठीक है, अंतर देशीय व्यापार होता है आपका स्टेट, दो स्टेट के बीच में होता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे थे, ध्यान दो यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों आपसे पूछा गया है कि विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं? तो कहेंगे सर जी यह आपका जो होगा विस्तृत पतन। क्या होगा बच्चों? विस्तृत पतन, विकल्प सी याद रखना। देखो कहता है किसी झील के चारों ओर बसा अधिवास जो है यह किस प्रतिरूप में आएगा? ठीक है, 2019 में, 21 में, और आपका जो है लगातार पूछा है आयताकार, या फिर अर्य, या फिर वृत्ताकार, या फिर तारा? तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कहेंगे सर ये वृत्ताकार। मेरे बात को ध्यान से समझो, ठीक है, अगर समझ में ना आए तो बोलना। देखो कह रहा है किसी झील के चारों ओर बसा हुआ अंधविश्वास। सर अंधविश्वास का मतलब क्या होता है? प्यारे बच्चों अंधविश्वास का मतलब होता है जनसंख्या। जैसे मानकर चलो ये आपका क्या है सर? तो ये आपका एक झील है बच्चों, ठीक है, और इधर जो है आपका जनसंख्या बसा हुआ है, बस्ती बसा हुआ है। ठीक है, इसी को क्या कहा गया सर? इसी को अंधविश्वास कहा गया है। और इस प्रकार के अंधविश्वास को सर क्या कहेंगे? तो प्यारे बच्चों वृत्ताकार कहेंगे। क्लियर, वृत्ताकार कहेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर जो है सबसे उच्चतम है? चंडीगढ़ की, अंडमान और निकोबार की, दमन द्वीप की, या फिर लक्षद्वीप की? सारे बच्चे उत्तर करेंगे। ठीक है, जल्दी से बाबू।
प्रतीक बाबू यूपी बोर्ड के लिए भी है, झारखंड के लिए भी, सभी के लिए, क्योंकि हम लोग ज्योग्राफी पढ़े हुए ना, तो ज्योग्राफी जो है ये सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है, एनसीईआरटी पे आधारित होता है, सभी राज्यों में एक ही चलते हैं, ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 22 की बात की गई प्यारे बच्चों, तो याद रखना लक्षद्वीप, प्यारे बच्चों लक्षद्वीप जो है या केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा क्या है, तो साक्षरता का उच्चतम दर है बच्चों, याद रखेगा कौन, लक्षद्वीप। चलो हाँ ध्यान रखना यहाँ पे, अगर आपका यहाँ पे ऑप्शन में प्यारे बच्चों केरल होता तो आप केरल लगाओगे, ठीक है, अगर केरल होगा तो केरल लगाइएगा, लेकिन सर यहाँ पे केरल नहीं है, इसलिए हमने क्या बोला बुआ, तो आपका लक्षद्वीप बोला, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, कहता है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या प्यारे बच्चों घनत्व किसका कितना था, 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 282 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 402 या फिर आपका 328, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर हम लोग बात कर ले क्वेश्चन नंबर 23 का, ध्यान सुना, क्वेश्चन नंबर 23 2011 के जनगणना के अनुसार प्यारे बच्चों भारत का जो आपका जनसंख्या घनत्व था या कितना था, तो सर 382 प्यारे बच्चों याद रखेगा, ठीक है। और याद रखना है जनसंख्या जो है यह हमारे देश में पहली बार कब हुआ था सर, तो मेरे प्यारे यह आपका 1881 में होता है, ठीक है, 1881 में होता है। उसके बाद लगातार आपका 10 वर्षों के बाद हमारे देश में जनसंख्या जो है आपका गणना का काम होने लगा है, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए प्यारे बच्चों कि हमारे देश में जनसंख्या जो है इसकी गणना अंतिम बार कब हुआ था, आपके सामने ऑप्शन दे देगा अलग अलग वर्ष का, तो आपको याद रखना है अंतिम बार जो हुआ है सर ये आपका 2011 में हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका 2021 में होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण प्यारे बच्चों नहीं हुआ, और उसके बाद जो है केंद्र में चुनाव हो गया था, फिर अलग अलग राज्यों में चुनाव के झंझट में जो है आपका सरकार फंसे हुए हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में आप्रवासी आते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली या फिर आपका बिहार। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा आपका जो महाराष्ट्र है ना, यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में जो है लोग क्या करते हैं बच्चों, तो रोजगार की तलाश में जाते हैं। और सर ये रोजगार की तलाश में सबसे ज्यादा किस एरिया के लोग जाते हैं, तो प्यारे यह आपका बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग जाते हैं, याद रखिएगा। जो कि आप लोग देखते होंगे जब दिवाली छठ का त्योहार आता है बच्चा, तो आप लोग देखते होंगे ट्रेन में कितना ज्यादा भीड़ रहता है, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि सर महाराष्ट्र में लोग रोजगार की तलाश में जाते हैं, ठीक है। चलो बहुत खूबसूरत, देखो निम्नलिखित में से किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है, जल्दी से बता दो, दिल्ली नगरीय समूह, कोलकाता नगरीय, मुंबई या फिर बंगलोर में, जल्दी से लगाना इसका राइट आंसर, ठीक है। टेक्निकल बॉस स्वागत है बाबू, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। एक बार प्यारे बच्चों मजा आ रहा हो, समझ में आ रहा हो तो लाइक करते चलना बुआ, ठीक है, लाइक करते चलिएगा, आप लोगों के लिए काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है। और डेली लाइव क्लास से जुड़े रहने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिएगा, तभी मजा आएगा। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे बच्चों, नगरीय समूह में प्रवासी जो जनसंख्या है ये सबसे ज्यादा कहां है, तो प्यारे बच्चों यह आपका मुंबई में है। सर प्रवासी किसको कहा गया है, प्यारे बच्चों प्रवासी उसको कहा गया है जो दूसरे क्षेत्र के लोग होते हैं, टेम्पोररी कुछ दिनों के लिए हमारे राज्य में, हमारे देश में काम करने के लिए आते हैं, इसी को प्रवासी कहा जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है निम्न में से किस मानव विकास सूचकांक के रूप में जाना जाता है, जल्दी से बता दो, जल्दी से, किसे जो है मानव विकास सूचकांक के रूप में जाना जाता है, तो दीर्घ जीविता, ज्ञान आधार और उच्च जीवन स्तर, ये तीनों क्या है सर, तो ये तीनों मेरे प्यारे बच्चों आपका मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे। चलिएगा क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चों निम्न में से कौन जो है मानव विकास का सामाजिक सूचक है, शिशु मृत्यु दर, साक्षरता, रोजगार या फिर आय, जल्दी से लगाइए, क्या लगता है बउआ, ठीक है। चलिए काम कर रहे हैं, अच्छा कोई बात नहीं बाबू, काम करिए लेकिन पढ़ाई भी कीजिए, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करना चाहे तो क्या पूछा है प्यारे बच्चों, मानव विकास का सामाजिक सूचक, सामाजिक सूचक कौन है सर, तो प्यारे बच्चों ये आपका साक्षरता है, क्या है, साक्षरता। साक्षरता का मतलब प्यारे बच्चों एजुकेशन होता है, शिक्षा होता है, ठीक है। और हमारे देश में अगर लोग साक्षर नहीं होंगे, अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो सर मानव विकास क्या होगा, उसका निम्न होगा, वहां के लोग गरीब होंगे, वहां के लोग भूखे रहेंगे, और सब जब लोग भूखे रहेंगे, लोग गरीब रहेंगे, तो सर उस देश का मानव विकास कैसे अच्छा होगा, ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद रखना है, क्लियर। चलो बहुत खूबसूरत, देखो कहता है भिलाई जो है ये किस वर्ग का था, बता दो, औद्योगिक वर्ग का, व्यापार वर्ग, खनन वर्ग या फिर आपका परिवहन वर्ग, जल्दी से बता दो क्या लगता है बच्चों, ठीक है। तो भिलाई जो है सर ये किस वर्ग का था, तो प्यारे बच्चों यह आपका औद्योगिक नगर का जुड़ा हुआ था, ठीक है, याद रहेगा। चलो
कहता है उदयपुर जो है यह किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, पंजाब, हरियाणा या फिर राजस्थान में? जल्दी से उत्तर करेंगे। उदयपुर प्यारे बच्चों जो है यह किस राज्य में है? तो सर उदयपुर जो है यह राजस्थान में पड़ता है बच्चों, याद रखेंगे। उदयपुर कहां पड़ता है प्यारे बच्चों? तो राजस्थान में पड़ता है। बढ़िया, आगे बढ़े। कहता है सिंचित क्षेत्र में मृदा, मृदा का मतलब मिट्टी होता है प्यारे बच्चे, तो मृदा जो है निम्नलिखित करण का मुख्य कारण है? वायु अपरदन का या फिर आपका अवनालिक अपरदन का, सिल्ट का मानव या फिर आपका मृदा लवणता का? तो कहेंगे सर जी यहाँ पे मृदा लवणता जो है आपका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चे, डी। करेक्ट। चलो, कहता है इनमें कौन जो है आपका उत्तर भारत में रबी फसल है? इसमें कौन जो है रबी भारत की रबी फसल है? बताओ, गेहूं है, कपास है, बाजरा या फिर मक्का है? लगता क्या है बच्चों? जल्दी लगा दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का सारे प्यारे बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी आंसर करना है आप लोगों को। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि उत्तर भारत में जो है रबी की फसल जो है कौन सी है? तो कहेंगे सर उत्तर भारत में पूछा है प्यारे, तो मेरे लाडलो गेहूं आपका रबी फसल होगा। सर उत्तर भारत कहां से कहां है? मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपका भारत है। ठीक है, और ये जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका ये पूरा का पूरा उत्तर भारत आता है। ठीक है, ये आपका मध्य भारत हो गया और ये आपका दक्षिण भारत हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि बिहार बाबू कहां पड़ता है, क्या बोलोगे? तो कहेंगे सर बिहार जो है यह आपका उत्तर दक्षिण में पड़ता है, उत्तर दक्षिण में पड़ता है प्यारे बच्चे। ठीक है, चलो बहुत खूबसूरत। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो है इनमें से कौन है? सतलज है, गोदावरी है, ब्रह्मपुत्र या फिर यमुना? जल्दी से बता दो, जल्दी से प्यारे बच्चे बताएंगे। ठीक है, अमित, राधे राधे बाबू, स्वागत है आप सभी का। आईपीएस लवर, गुड इवनिंग बाबू, स्वागत है आपका भी। चलो ठीक है, तो सभी प्यारे बच्चे जल्दी से एक बार क्या करेंगे? सेशन को शेयर या फिर लाइक कर देंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपसे क्या पूछा है? पूछा है सर्वाधिक प्रदूषण वाला जो नदी है सर कौन है? प्यारे बच्चों आपने अगर न्यूज पढ़ा होगा, ठीक है, या फिर आप थोड़ा सा भी अगर अपडेट रहते होंगे तो आप देखते होंगे सर दिवाली का समय में दिल्ली में क्या हो जाता है सर? तो प्रदूषण हो जाता है। और किस नदी के किनारे होता है सर? तो मेरे शेर यह आपका यमुना नदी। कौन बउआ? यमुना। यमुना नदी के किनारे कौन सा राज्य बसा है? तो दिल्ली। याद रहेगा ना? या बिल्कुल याद रहेगा। चलो नेक्स्ट देखो, कहता है कौन नदी जो है आपका बेसिन पूर्वी भारत में है? जल्दी से बता दो, सिंधु बेसिन या फिर ताप्ती बेसिन या फिर महानदी बेसिन या फिर आपका माही बेसिन? क्या लगता है बच्चों? लगाना जल्दी जल्दी। ठीक है, तो कहेंगे सर जी यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका महानदी बेसिन। बाबू क्या होगा? महानदी बेसिन। चलो बहुत खूबसूरत। कहता है निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? राजस्थान, असम, बिहार या फिर तमिलनाडु? तो कहेंगे सर असम। असम जो है प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका क्या है? तो तेल क्षेत्र जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो बहुत खूबसूरत। कहता है ध्यान दो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड। ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे का? चलिए बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दो बाबू, क्या बोल रहा है आप लोगों का? 35 नंबर। ठीक है, 35 का सवाल जवाब देंगे। कहता है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है यह किस राज्य के निकट अवस्थित है? जल्दी से बताएंगे प्यारे बच्चे। ठीक है, चलिए अमित बहुत बहुत धन्यवाद बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो विषय है वही पढ़िए। ठीक है, क्योंकि अब समय बहुत कम है। देखो प्यारे बच्चों आपसे पूछा है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा जो है यह केंद्र जो है यह किस शहर में स्थित है? तो प्यारे बच्चों कोटा में है। कहां है बाबू? कोटा में। सर कोटा कहां है? प्यारे बच्चों कोटा जो है यह राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, चलो बहुत नेक्स्ट। झेलम इस्पात उद्योग जो है कहां है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य महाराष्ट्र? जल्दी से बता दो, जल्दी से इसका राइट आंसर करेंगे प्यारे बच्चे। 33 का गलत है नारायण। अच्छा ठीक है, एक सेकंड बच्चा, क्या हो गया? 33 का कौन सी नदी बेसिन जो है आपका पूर्वी भारत में है? सिंधु। ठीक है, चलो क्या लगता है नारायण बताना आप लोग। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग क्या सही है बता दीजिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, कह रहा है झेलम इस्पात उद्योग जो है ये कहां पे है बच्चों? तो ये सर जी आपका तमिलनाडु में होगा। तमिलनाडु कहां है सर? तमिलनाडु है। ठीक है, चलो इनमें से कौन जो है औद्योगिक जिला है? पूर्णिया, भागलपुर, कानपुर या फिर आपका सारे? प्यारे बच्चों औद्योगिक आपका जिला, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल जो आपका सिटी है इनमें से कौन सा है? जल्दी से उत्तर करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर होगा आपका कानपुर। सर कानपुर जो है यह आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलोगे। कहता है आईटीडीटी, आईटी
डीपी जो है यह एक प्रकार का क्या है, समवर्ती पर्यटन विकास प्रोग्राम है, समवर्ती जनजाति विकास प्रोग्राम है, समवर्ती यात्रा विकास प्रोग्राम है, या फिर समवर्ती परिवहन विकास प्रोग्राम है। जल्दी से बता दो, ये क्वेश्चन आपका जो है 19 में 11 में पूछ लिया है, हो सकता है 25 में आ जाए। तो कहेंगे सर ये समवर्ती जनजाति विकास प्रोग्राम है क्या, तो ITDP याद रहेगा ना। चलो नेक्स्ट देखो, कहता है इंदिरा गांधी नगर कमान क्षेत्र में सतत पोषीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है, कृषि का विकास, परिवहन का विकास, पारिवारिक विकास, पारितंत्र विकास, या फिर भूमि आपका उपनिवेश। तो सर जी इसका राइट आंसर होगा आपका कृषि का विकास। क्या होगा बच्चों, कृषि का विकास। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषीय का जो विकास है यह आपका कृषि का विकास होगा, प्यारे बच्चे याद रहेगा। चलो नेक्स्ट, कहता है नाफ्ता, नाफ्ता जो है अस्तित्व में आया था कब, तो प्यारे बच्चे ये जो नाफ्ता है यह आपका 1994 में कब आया था प्यारे बच्चे, 1994 में नाफ्ता जो है यह आपका अस्तित्व में आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, भारत में निजीकरण एवं वैश्वीकरण की जो नीति है यह अपनाई गई थी कब, 1947 में, 1951 में, 1991 या फिर आपका 2010 में। तो सर यहां पे अगर हम लोग बात कर ले भारत में निजीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, सर वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, पहले जो वैश्वीकरण का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जब दूसरे देशों के साथ हम मिलकर उसके साथ व्यापार करते हैं, उसके साथ अपने वस्तुओं को आदान प्रदान करते हैं, इसी को वैश्वीकरण कहा जाता है। और निजीकरण प्यारे बच्चों उसको कहा जाता है जहां पे हम लोग प्राइवेटेशन को देखते हैं। जैसे आज के समय में आपने देखा होगा, आप न्यूज पढ़ते हैं तो आज जो है अपना भारत में आपका रेलवे हो या फिर कोई भी बैंक हो, सब कुछ क्या हो गया है, सब कुछ प्राइवेट हो गया है, इसी को हम लोग निजीकरण कहते हैं। इससे फायदा क्या होगा सर, तो प्यारे बच्चे इससे फायदा ये होता है कि देश का विकास होता है, ज्यादा से ज्यादा देश की जनता को टैक्स देना होता है और उस टैक्स से सर देश का विकास होता है, देश में बड़े से बड़े उद्योग लगते हैं, देश में बड़े से बड़े आपका अस्त्र शस्त्र को खरीदा जाता है। ठीक है, और इसको अपनाने का जो भारत ने काम किया था बच्चे, कब किया है, तो सर यह आपका 1991 में किया गया था। कब किया गया था बच्चों, 1991 में किया गया था। चलो कहता है निम्नलिखित रोगों में कौन सा जो है जलजन्य है, जल्दी से बता दो, श्वसन संक्रमक या फिर आपका यहाँ पे क्या होगा, तो सर जी अतिसार, अतिसार प्यारे बच्चों क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या होंगे, क्या उद्योग है, मोटर वाहन है, लाउड स्पीकर है, या फिर सभी है। प्यारे बच्चों ध्वनि प्रदूषण इसी को हम लोग नॉइज पोल्यूशन कहते हैं, नॉइज पोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, और नॉइज पोल्यूशन मतलब आवाज बहुत कस-कस के होना, मतलब सर जी वाहन अगर गाड़ी चलता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल गांव में नहीं शहर में आप जाओगे, जैसे पटना हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब क्या है, ये सब बिजी एरिया है, और यहाँ पे आप जाओगे ना तो गांव के तुलना में ज्यादा गाड़ी मोटर चलते हैं। ठीक है, पहला कारण, इसी कारण से बच्चों यहाँ पे क्या होता है, पॉल्यूशन भी होता है, गर्मी प्रदूषण भी होता है। दूसरा लाउड स्पीकर, ठीक है, लाउड स्पीकर, और इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि दशहरा में या फिर आपका सरस्वती पूजा हो या फिर कोई भी पूजा हो, आपको जो हमारे क्षेत्र के डीएम होते हैं वो न्यूज निकालते हैं, वो नोटिस निकालते हैं कि कोई भी पूजा पंडाल पे 10 बजे के बाद स्पीकर को नहीं बजाएगा, ये दूसरा कारण। और तीसरा प्यारे बच्चों उद्योग, इससे भी होता है। ठीक है, मतलब कि सर ये विकल्प नंबर डी सीधा सीधी राइट आंसर होगा, बिल्कुल बाबू बिल्कुल। चलो नेक्स्ट देखो, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग महामार्ग है। ठीक है, जल्दी से बता दो, NH8, NH44 या फिर आपका NH6 या फिर इनमें कोई नहीं। ठीक है, तो कहेंगे सर इनमें कोई नहीं, बाबू कोई नहीं, इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का विशालतम कंटेनर पतन जो है ये कहां पे है, आपको जल्दी से बताना है यहाँ पे राइट आंसर। सर ये जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू क्या है बच्चों, तो यह आपका भारत का विशालतम कंटेनर पतन है बच्चों, याद रखिएगा विकल्प आपका सी करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, और इसी प्रकार से प्यारे बच्चों यह सेशन आज का समाप्त होता है। कैसा लगा ये सेशन आप जरूर बताइएगा, अगर आपको समझ में आया हो, अगर आप लोगों को लगा है कि कुछ सीखने को मिला है, तो प्यारे बच्चों जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और डेली कंटिन्यू क्लास में आइएगा, बहुत मजा आएगा और बहुत कुछ और भी आपको देने वाले हैं। यह प्यारे बच्चों ज्योग्राफी का अभी पहला दूसरा पार्ट चल रहा है, अभी हम लोग बहुत सारे क्लास करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है 2009 से लेकर 2024 तक के सारे क्वेश्चन को आपको हमें करवाना है और आपको याद भी करना है। ठीक है, इसलिए क्या करना है प्यारे बच्चे, हम जो जो करवा रहे हैं लाइन वाइज उस पीडीएफ को लेते रहिए, इससे आपको बाद में प्रेशर नहीं होगा। ठीक है, और सारे क्वेश्चन बैंक का डेली पीडीएफ लेके आप लोग जो है पढ़ाई जारी रखे, याद करते रहिए। ठीक है, एक ही बार अगर याद करना चाहेंगे तो समझ लीजिए नहीं हो पाएगा। 2009 से लेकर 2024 कितना साल हो गया, जरा आप खुद जोड़ लीजिए।
ठीक है, तो उतना तो हो नहीं पाएगा। तो हम जैसे जैसे आपको करवा रहे हैं वैसे वैसे आप डेली थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करते जाइए, इससे आपको फायदा होगा और लास्ट में आपके पास प्रेशर नहीं होगा। जब एग्जाम समय देने जाओगे तो लगभग आपके पास 2-3 हजार क्वेश्चन का श्रृंखला हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसलिए आप लोग इस तैयारी को इसी रणनीति से करिए तो मजा आएगा और सारे क्वेश्चन आपको जाना पहचाना सा लगेगा जब एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो, ठीक है। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही प्यारे बच्चे। हाँ ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सबको मजा आया होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्यारे बच्चों लाइक करिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि सर अगर आप क्या हमारे में कुछ कमी हो तो, या फिर कोई टॉपिक पढ़ना हो, कोई भी चीज हो, आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक और आपका लाइक प्यारे बच्चों हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है, हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो इसको जरूर से आप लोग करिएगा, आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा बच्चों। और मिलते हैं हम लोग कल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।